नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार एससीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि घटना चक्र एक बेस्ट बुक मानी जाती है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। इसमें 1990 से लेकर के और 2023 तक जितने भी यूपीपीसीएस द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, उन सभी प्रश्नों का समावेश मिलेगा, जो कि इन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यह प्रश्न जो है यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा जा चुका है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तब यह किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, जो कि इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो कौन थे, वो एलिजा इम्पे थे। इन पॉइंट्स को हमें विशेषकर ध्यान रखना होगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की गई थी, और इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा इम्पे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दो में पूछ रहा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं। क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही है। यूपीपीसीएस में कथन निष्कर्ष और कथन वाले प्रश्नों को ज़्यादा पूछा जाता है। तब इसमें देखते हैं कौन से कथन सही हैं, जिसमें दो कथन दिए हुए हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। इससे पूर्व हम देख चुके हैं कि उसमें बताया गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों, इसीलिए सभी टॉपर्स यही बोलते हैं कि पीवाईक्यू श्रृंखला या प्रश्नों को अवश्य देख लेना चाहिए, जिससे हमें बहुत ही हेल्प मिलती है कि इसमें किस तरह के प्रश्नों को पूछा जा सकता है और पूछे जाने की संभावना रहती है। तब ये क्या हो जाएगा? तब इसका ये पहला ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम या द्वारा की गई थी। अब दूसरा कथन इसमें है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्या ठीक है? ये गलत है। इससे पहले जो हमने प्रश्न देखा था तो उसमें कौन थे? उसमें कौन थे? एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे थे। जो प्रथम न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा इम्पे थे। इसलिए कथन दूसरा गलत हो जाएगा। बढ़ते तो अब इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तब इसमें ठीक हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं। प्रश्न नंबर में 3 में क्या पूछा है? यूपीपीसीएस एग्जाम या आरओ में के लिए एक क्लास पीवाईक्यू सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें होता क्या है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से अर्थात मिलान करने वाले प्रश्नों को बहुत ही संख्या में पूछा जाता है। तब देखते हैं इसमें सूची फर्स्ट को कहते हैं। सूची फर्स्ट सूची फर्स्ट को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। क्या करना है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तब इसमें क्या है? सूची फर्स्ट में क्या है? नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की
परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कौन सा एक्ट था? तभी कौन सा एक्ट था? 1773 का एक्ट। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हमारा 1 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो पहला है कि बी का कौन सा है? पहला है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि एक ही ऑप्शन से अन्य जो एग्जाम्पल होते हैं उन्हें एलिमिनेट किया जा सकता है, जिससे हमें कम समय में ही हमारा सॉल्यूशन अच्छी तरह से हो जाता है। अब देखते हैं अब इसमें क्या दिया रखा है। नियामक अधिनियम 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पिटस का भारतीय अधिनियम, जो पिटस भारतीय नियम क्या है? 1784। और चार्टर अधिनियम 1813 में क्या हुआ था? इंग्लिश मिशनरियों की स्थापना की गई थी। तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। जो 1833 है, जो कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 की तरफ देखते हैं क्या है इसमें। निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ी थी? जो अंग्रेजी शिक्षा की नींव थी, किसके द्वारा पड़ी थी? अब इसमें कथन पहला क्या है? 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। दूसरा कथन क्या है? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तीसरा कथन क्या दे रखा है? प्राच्यविद एवं आंग्लविद। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसके 1 2 3 तीनों ठीक हो जाएंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? वह कौन सा था इसके समाप्त कर दिया था? तब वह था 1813 का एक्ट। तब कौन सा ठीक हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटेन संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तब वह कौन सा था? इससे पहले हम देख चुके हैं किसके द्वारा? 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछ रहा कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिक को चाय का व्यापार तथा चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। दूसरा क्या है? दूसरा दिया रखा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लाए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा कथन क्या पूछ रहा है? भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तब इसका कौन कौन से ऑप्शन ठीक हो जाएंगे? इसे तो हम पहले देख चुके हैं कि इसने भारत में इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिक को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। तब यह ठीक हो जाएगा। अब दूसरा क्या है? इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लाए गए भारतीय राज्यों में पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। दूसरा भी इसका ठीक है। तब इसके क्या हो जाएंगे? 1 और 2 दोनों ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तब इनका अनुबंध कितने वर्षों के लिए हुआ था?
20 वर्षों के लिए। दोस्तों इसमें होता क्या है, पीवाईक्यू सीरीज़ में जो इसका नीचे का वो एनालिसिस होता है दिया हुआ, तो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लगते हों उनका नोट्स बना लेना चाहिए, जो हमें याद नहीं होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तब वो कौन सा था? चार्टर एक्ट 1833 था, चार्टर एक्ट 1853, चार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861? तब कौन सा था? तब ये था चार्टर एक्ट 1833। तब इसमें जो 1833 चार्टर एक्ट था, तो इसमें क्या था कि भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनसे किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पर पद सेवा से अयोग्य नहीं माना जाएगा। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, वर्ण के आधार पर और धर्म के आधार पर उन्हें कंपनी से नहीं निकाला जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का संबंध में निम्न कथनों का पढ़कर सही विकल्प चुनें। क्या है? सही विकल्प चुनें। इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। तीसरा क्या? सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तब इसमें कौन कौन से ठीक हो जाएंगे? तब इसमें दिया रखा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटेन संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई। कब हुई थी? 1892 को। ठीक। फिर क्या है? यह 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया। इस कथन फर्स्ट सही नहीं है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 कर दी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा? नहीं हुई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा? और भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा? तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तभी किसके द्वारा की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार 1919। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1919 का अधिनियम संबंधित है। तब ये किससे संबंधित है? पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। ये जो प्रश्न है कई बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 6 में पूछा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? जो संघीय न्यायालय है उसकी स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तब वह किसके द्वारा की गई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। किसके? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गोयर थे। कौन थे?
सर मॉरिस गोयर थे। कौन थे? मॉरिस। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? देख रहे हैं दोस्तों, ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तब किया गया, कब हुआ था? तब ये हुआ था 1937 में।